राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। अर्थशास्त्र में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ग्रहण करे। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। ऐसा उल्लेख अर्थशास्त्र के अंतर्गत चाणक्य ने किया है। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल में ही थी। अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं जिन्हें सप्तांग कहा जाता है। राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष और मित्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताते हुए कहा है कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक मिलते थे, जबकि मंत्रीण के सदस्यों को 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रीण बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की एक अत्यंत छोटी परिषद होती थी जिसमें लगभग 3-4 व्यक्ति ही होते थे। अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद को परिषा कहा गया है। मौर्य प्रशासन का प्रथम बिंदु है केंद्रीय शासन। राजा को प्रशासन में मदद देने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था जिसे तीर्थ कहा जाता था। ये महामात्य भी कहे जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री एवं पुरोहित थे। मंत्रियों की नियुक्ति हेतु इनके चरित्र को जांचा और परखा जाता था, जिसे उपधाव परीक्षण कहते थे। युक्त तथा उपयुक्त केंद्रीय तीर्थ एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। इनके द्वारा केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में हमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अब है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 तथा अशोक के समय में कलिंग विजय के साथ 5 प्रांत हो गए। प्रांतों को चक्र या आहार कहा जाता था। अशोक ने तक्षशिला, उज्जैन तथा तौशाली में कुमार नियुक्त किए। ये प्रांतपति थे, वे युवराज होते थे। प्रांतों का शासन राजवंश के किसी निकट संबंधी या राजकुमार के द्वारा ही चलाया जाता था। मौर्य प्रांतीय शासन का विभाजन इस प्रकार था: साम्राज्य, प्रांत, आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। अशोक ने युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये केंद्र तथा स्थानीय शासन के बीच की संपर्क कड़ी होते थे। नगर का जनगणना अधिकारी एवं प्रशासक नागरिक कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप के अधीन 10 गांव होते थे। गोप स्थानिक के अधीन था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा, जो कि 6 समितियों में विभक्त था, चलाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब है न्याय व्यवस्था। सम्राट सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश होता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। एक तो धर्मस्थीय, इन्हें दीवानी अदालत कहा जाता था, और दूसरा है कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालत थी।
तथा राज्य एवं नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करती थी। नगर के न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। फौजदारी मामलों के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था के 4 प्रमुख अंग थे। पहला धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा राजशासन। अब है गुप्तचर व्यवस्था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था पर विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है और मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक तो संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले थे। दूसरा संचारा, ये भ्रमणशील गुप्तचर होते थे जो कि घूम घूम कर राज्य और नगरों में, गांवों में घूमकर घटनाओं का पता लगाते थे। संस्था गुप्तचर 5 प्रकार के होते थे। एक तो कापटिक, जो कि दूसरे के रहस्यों को जानने वाला, विद्यार्थी के वेश में रहने वाला गुप्तचर होता था। दूसरा है उदयस्थित, यह सन्यासी वेशधारी गुप्तचर होता था। तीसरा है गृहपतिक, गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर। और वेदेहक, गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर। और 5वां है तापस, सिर मुंडाए या जटा धारण किए तपस्वी के वेश में रहने वाला गुप्तचर था। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इन्हें इंस्पेक्टर कहा है। पुरुष गुप्तचरों को संती, तिष्णा तथा शरद कहा जाता था और स्त्री गुप्तचरों को वृषली, भिक्षुकी तथा परिव्राजक कहा जाता था। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। मेगस्थनीज व स्ट्रेबो ने महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। अब है सैन्य प्रशासन। मेगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा देखा जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सेना के 5 अंग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। अंतपाल नामक अधिकारी सेना का प्रशासन देखता था। इसके अतिरिक्त वह सीमांत क्षेत्रों की देखभाल भी करता था। नौसेना का प्रधान नवाध्यक्ष कहलाता था। इस प्रकार हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती